बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज डिबेट विद फ़खर में बात करेंगे। एक दो दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तान के हवाले से। फॉरेन मिनिस्ट्री जो पाकिस्तान की है, उन्होंने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया कि इस तरह की बातें ठीक नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। नॉर्मली ये बातें होती हैं। शेख रशीद साहब भी कभी कभी इस तरह के बयानात देते हैं, हालांकि वो डिफेंस मिनिस्टर नहीं है। और राजनाथ सिंह साहब की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से, दोनों तरफ से ये चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन इसका ताल्लुक क्या ये पॉलिटिकल बातें होती है या वैसे ही मतलब किया भी जाता है जिस तरह बोला जाता है। ये चीज़ और इसके साथ साथ अभिनंदन इंडियन एयरफोर्स के पायलट, वो वाले पायलट जिनका जहाज गिराया गया था पाकिस्तान के इलाके बिम्बर में, और उसको उनको एक बड़ा फौजी अवार्ड मिला है हुकूमत की तरफ से। क्या इसकी मतलब स्टोरी क्या है, कैसे और क्यों मिला, इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और दो रिस्पेक्टेबल गेस्ट ने मुझे ज्वाइन किया है। पाकिस्तान से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। और हिंदुस्तान से आप लोग सब जानते हैं उनको, जनरल सिवाज साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और उनसे हम पूछेंगे भी। ब्रिगेडियर साहब, मैं स्टार्ट करूंगा जनरल साहब से। पहले तो राजनाथ सिंह साहब ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया है, कि क्या इसका मतलब है, क्या है कुछ दिनों के बाद इस तरह के बयानात आते हैं, क्या ये लोगों को वैसे थोड़ा सा बूस्ट करना होता है, जिस तरह जलसे जुलूसों में किया जाता है कि हम हिंदुस्तान के साथ ये कर लेंगे और हम वो कर लेंगे, तो ये इस तरह होता है जनरल साहब, या इसका कोई बैकग्राउंड कोई होता है कि ये बयानात इसलिए दिए जाते हैं, किस फायदे के लिए दिए जाते इस तरह की स्टेटमेंट्स? हाँ बिल्कुल, देखो फकर, मुझे लगता है कि जो अभी स्टेटमेंट दिया है उसका एक टाइम और मकसद है, क्योंकि जी अभी फरवरी में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर थी उसको दोबारा ग्राउंड पे किया क्या, दोनों देशों ने उसको काफी हद तक फॉलो भी किया। मगर अब जो सिचुएशन लग रही है कि खबर मिल रही है कि 8,000 से 10,000 लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद के जो आतंकवादी थे, जो अफगानिस्तान में तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिल के लड़े थे, और आज वो अवेलेबल हो गए हैं और वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आए हैं और उनको एक हीरोज वेलकम मिला है। और आज की तारीख में लॉन्च पैड सारे भरे हुए हैं, ट्रेनिंग एरिया में भी बहुत ज्यादा और आतंकवादी हैं। और ऐसा सुनने में आया कि पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि टेररिस्ट को भेजे भारत की तरफ, क्योंकि अगर वो नहीं भेजेगा तो ये उनके लिए भी तकलीफ कर सकते हैं। तो अभी जो सर्दियां हैं, जब बर्फ पड़ने से पहले, जब तक पासिस बंद नहीं होते, तब तक जो है पाकिस्तान पूरी कोशिश करता है कि आतंकवादियों को भेजा जाए। मगर मुझे लगता है इस साल सर्दियां भी गर्म होने वाली हैं और पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा इवन सर्दियों में भेजे, जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो एलसी फेंस है वो बर्फ के अंदर धस जाती है। तो मुझे लगता है कि उनके कहने का मकसद ये है कि जो खबरें मिली हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्टें मिली हैं, उसमें एक तो पॉइंट ये है। दूसरा, जिस प्रकार से ड्रोन से वहां से हथियार, ड्रग्स, अम्यूनिशन भेजा जा रहा है पाकिस्तान से, वो लाइन ऑफ कंट्रोल में ही नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी भेजा जा रहा है, वो हमारे जम्मू कश्मीर और पंजाब में। तो ये बड़ी पुख्ता इंटेलिजेंस है कि अभी जो पाकिस्तान जो है उसने सोचा कि अफगानिस्तान में जो उसको चाहिए था वो मिल गया है, क्योंकि उसके दो मुद्दे थे। एक तो अफगानिस्तान में तालिबान का वापस आना, जिससे उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिले, और दूसरा जी भारत में कोई रोल ना, भारत का कोई रोल ना हो ठीक। अफगानिस्तान में। तो मुझे राइट लगता है राइट। पाकिस्तान ये सोचता है कि उसको ये दोनों चीजें मिल गई हैं। अभी ओके उसका फोकस अफगानिस्तान से हटके भारत की तरफ पूरा हो गया है और ओके भारत में आतंकवादी घटनाएं को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। और ये जो सर्दियां हैं इसके अंदर वो आतंकवादी फैलाने करेगा। और एक और इसमें फकर कि जो जी जी जी। इस्लामी स्टेट खोरसन है, जो कि सक्रिय है अफगानिस्तान में, उसके भी कोई ना कोई रिलेशनशिप बताए गए हैं आईएसआई से, और वो हमारे पास काफी स्लीपर सेल है केरला में, हो सकता है उसको भी एक्टिवेट करे। तो ये ओके जो सीजन है इसमें आतंकवादी घटनाएं होने का चांसेस बहुत लगता है राइट भारत को। राइट।
ओके सर, आपका आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से मतलब राजनाथ सिंह साहब ने स्टेटमेंट दिया है और जनरल साहब ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है कि ऐसी कुछ चीज़ें हमें मिल रही हैं या मिली हैं कि अफगानिस्तान से जो लोग वहाँ से फ्री हुए होंगे तो उनका अब जो अगला पड़ाव होगा, जो अगली डेस्टिनेशन होगी, दैट विल बी कश्मीर। तो क्या लगता है आपको कि ऐसा है या फिर हम ये एक प्रेशर एक दूसरे के ऊपर डालने के लिए सारा कुछ करते हैं? हम भी कहते हैं कि बलूचिस्तान में इस तरह के हालात हैं तो इंडिया कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा या पुराना फाटा में इस तरह के हालात है तो इंडियन रॉ सपोर्ट कर रही है। ये ऐसे है या इसका कोई मतलब अनग्राउंड इन चीजों का कोई ताल्लुक है? देख लो, हर चीज का कुछ ग्राउंड रियलिटी के साथ या इसके अलावा टाइमिंग के साथ उसका ताल्लुक होता है। या आपका इंटरनल फ्रंट और एक्सटर्नल फ्रंट को बाज़ औक़ात आप प्ले करते हैं इसलिए कि आपके इंटरनल फ्रंट पर कुछ मसले होते हैं तो आप एक्सटर्नल फ्रंट को फिर सामने लाते हैं और उसको एक थ्रेट के तौर पर पेश करते हैं। एक तो ये एस्पेक्ट है क्योंकि इंडिया में मोदी गवर्नमेंट काफी जो स्लिपरी ग्राउंड पर है फॉर द रीजन, एक तो सिखों की वजह से, वो तो खैर उनके सामने उन्होंने घुटने ठीक दिए और उनके मुतालिबात मान लिए किसानों के। दूसरी तरफ पर खालिस्तान का और गुरुद्वारा भी खुल गया है। तीसरी तरफ पर वहां पर जो माइनॉरिटी के साथ सुलूक है वो भी है। और चौथी बात ये भी आ जाती है कि अफगानिस्तान में जो जनरल साहब ने कहा, मैं एग्री करता हूँ कि वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने वेस्टर्न फ्रंट खोला था और टीटीपी अभी पाकिस्तान के साथ 1 महीने के सीज फायर पर है और बातचीत भी हो रही है, तो उनका एक जो वेरिटेबल आर्म था टीटीपी वो हथियार डाल रहा है। दूसरी तरफ पर जो खुरासान चैप्टर है, खुरासान चैप्टर पाकिस्तान में ज्यादा हमले कर रहे हैं, इंडिया में उसने अभी तक वो हमले नहीं किए हैं। और तो जाहिर है कि और खुरासान चैप्टर के खिलाफ तालिबान भी लड़ेंगे, पाकिस्तान भी लड़े, रशिया, चीन, अमेरिका सारे लड़ेंगे। लेकिन जहां तक वो इस बयानिया का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूं कि अफगानिस्तान में जिस तरीके से इंडिया ने वहां से रातों रात फोड़ करके वापस चले गए, नाउ दे आर ब्लाइंड अबाउट द रियलिटी इन अफगानिस्तान, क्योंकि डिप्लोमेटिकली भी एंगेज नहीं है, पॉलिटिकली भी एंगेज नहीं है और ट्रेड वाइज और बाकी तरफ है जो उनके 2.5 बिलियन या $3 बिलियन लगाए थे उस तरीके से भी एंगेज नहीं है। वो जो चाबहार के जरिए आना चाहते थे सेंट्रल एशिया तक, वो भी रूट कट कर चुका है। तो अभी उनको जो खिफत उधर उठानी पड़ी है, उस खिफत के नतीजे में एक तो तालिबान को फतह हुआ है, तो तालिबान को अभी तक के आतंकवादी भी कहते हैं, टेररिस्ट भी कहते हैं, दहशतगर्द भी कहते हैं, इनका मीडिया भी और इनका स्टेट एजेंसीज भी और इसके अलावा पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी। तो वहां पर कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स ये इंस्पिरेशन ले सकते हैं और लेना चाहिए कि अगर तालिबान जैसे रेक टेक मलेशिया वो एक सुपर ताकत के खिलाफ या नाटो वार मशीन के खिलाफ वो लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, तो फिर ये जो कश्मीरीज हैं और इनका तो अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद के मुताबिक प्लेबिसाइट उनका राइट है, फ्रीडम स्ट्रगल उनका राइट है और पाकिस्तान उसका एक बाकायदा पार्टनर है या एक फरीक है। तो इस लिहाज से इनको वरी है, एक मिनट बाद से मैं पूरा करूं, और इनको ये वरी है कि वो लोग वहां से ये एस्पिरेशन लेकर तो कश्मीरी उठ खड़े न हो। और जिस तरीके से वो बच्ची की वीडियो भी आपने देख लिया कि उसको मार रहे थे और वो उनके फौजी जो थे वो हंस रहे थे उस पर, आप देख रहे थे। दूसरी बात ये आ जाती है कि ये जिस जगह पर राजनाथ साहब पहले भी ये सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करता था और लेकिन फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भी और 27 फरवरी की आपको देख भी लिया। दूसरी बात ये है कि ये इनके डॉक्ट्रिन में भी शामिल है पहले से, जो ऑल आर्म्स या मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन है उसमें शामिल है। लेकिन साथ साथ ये कहना कि हम पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेंगे और हमने ये कन्वे किया है कि वी विल पनिश यू इफ यू, तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और दूसरी तरफ पर इनके दो दुश्मनी अभी चाइना भी है और चाइना का नाम तो उसने नहीं लिया इसके साथ, लेकिन पाकिस्तान का नाम लिया है। मेरे ख्याल में कि अगर कोई ऐसा
don't say तो they can सर clear it. ये इस बात पे बिल्कुल मैं आऊंगा कि चाइना का नाम क्यों नहीं ले, जनरल साहब से पूछूंगा, लेकिन आपने यहाँ पे बात की कि कश्मीर में कश्मीरियों की हेल्प करनी चाहिए, जो लोग वहां अफगानिस्तान से फ्री हुए। ऑलरेडी हम एफएटीएफ में हैं, हमारे ऊपर इंटरनेशनल जो प्रेशर है वो भी इंतहाई ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि मतलब 1990s वाला टाइम नहीं है, 2021 है। इंडिया का अमेरिका के साथ ताल्लुकात को देख ले या दुनिया के बाकी ममालिक के साथ, सर उस चीज को हमें जहन में रखना है। इन शॉर्ट आपसे जवाब चाहूंगा, फिर जनरल साहब की तरफ जाऊंगा। सर वो ये है कि देख लो, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई इधर से हम भेज रहे हैं, जिस तरीके से है, क्योंकि इन्होंने फेंस क्रिएट करना था, कर लिया। इन्होंने 7 लाख फौज उधर ले आए। इन्होंने वहां पर 370 कर लिया, 35 है खत्म कर लिया। उसके बाद अभी इसको क्यों नहीं संभल रहा है, कश्मीर क्यों नहीं संभल रहा है? अगर इन्होंने कश्मीर के इलाके को अपने फौजी ताकत या बूटों के तरफ तो है, लेकिन कश्मीरी लोग नहीं है, उनके स्पिरिट नहीं है, उनके दिल नहीं है, कश्मीरीज नहीं है। तो अभी कश्मीरियों को साथ मिलाने के लिए ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, और ताकत एक हद तक काम करता है, उसके बाद रिकाइल होता है। और वो रिकाइल से ये खौफजदा है कि अगर रिकाइल हो गया तो फिर वहां पर जो एनवायरमेंट है, जो मौसम है, जो इसके अलावा ग्राउंड है या टेरेन है, वो फिर इंसर्जेंसी को बहुत ज्यादा मदद देती है। और फिर इंडिया के लिए वहां पर ठहरना अब भी उनका, क्योंकि एक मिनट में कि पाकिस्तान के लिए मौका था कि जब 370 उन्होंने ब्रिगेड किया था, उस वक्त वो सर्दियों में इंडक्ट करते और गर्मियों में उनके खिलाफ लड़ते, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये इंडिजिनस स्ट्रगल है, उनको खुद उठने दो और वो खुद खड़े होंगे, और वो अब खुद खड़े हो रहे हैं। जी ठीक है सर, ठीक है। अच्छा जनरल साहब, एक पॉइंट रेस किया ब्रिगेडियर साहब ने, और मैं भी बिल्कुल आपसे पूछना चाहूंगा कि कश्मीर के चाइना का नाम नहीं लिया। हालांकि चाइना के साथ अभी रिसेंटली आप लोगों की 1.5 साल पहले या 2 साल पहले बहुत बड़ी झड़प हुई, आप लोगों की भी बहुत सारी कैजुअल्टीज हुई और चाइना को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, नहीं नाम लिया। और एलएसी के ऊपर अभी भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, चूंकि बातचीत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों साइड कोशिश करते हैं कि अपने आप को उस तरफ, चाइना कहता है कि हम मजबूत करें और इस तरफ इंडिया कहता है कि अपने आप को मजबूत करे। चाइना का नाम मोदी जी भी नहीं लेते और चाइना का नाम राजनाथ सिंह साहब ने भी लिया। सर वजह क्या है इसके पीछे, कि पाकिस्तान वाला जो मतलब बयानिया ये ज्यादा बिकता है, या इसके पीछे क्या है? हाँ बिल्कुल फखर, देखो पहले मैं जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कुछ पॉइंट बताए थे, मैं उनको थोड़ा काउंटर करके फिर चीन की तरफ आता हूँ। देखो जिस प्रकार से ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि जो कार्रवाई हो रही है वहां पर अभी जम्मू एंड कश्मीर में, देखो जब से आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया, कश्मीर के अंदर बहुत अमन और शांति आई है। वहां पर जो डेमोक्रेसी की प्रतिक्रिया स्टार्ट हुई है, वहां पर पंचायत इलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन हुए हैं, और वहां पर अभी जो है होटल्स बन रहे हैं, वहां पर कॉलेजेस बन रहे हैं, सड़कें दोबारा इंप्रूव होनी है, ब्रिजेस बन रहे हैं, और वहां पर डेवलपमेंट की जो प्रतिक्रिया है उसको बहुत बढ़ावा मिला है। और सच्चाई ये है कि अब जो प्रॉमिस किया गया था कि आने वाले समय में डीलिमिटेशन प्रोसेस जैसे खत्म होगा, उसके बाद वहां पर इलेक्शन होंगे और उसके बाद उसको स्टेटहुड भी दिया जाएगा। तो जो एक रोड मैप बनाया है जम्मू कश्मीर के लिए, वो बिल्कुल चल रहा है, लोग वहां बहुत खुश हैं और वहां पर एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। और दूसरी बात जो बार बार ये बात आती है कि अब हो क्या रहा है, वहां पर अभी 150 से 200 के करीब ही आतंकवादी रह गए हैं, और ऐसे में जिस तरीके से हमारा ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है, मुझे लगता है आने वाले 2-1 साल में आतंकवाद का बिल्कुल सफाया हो जाएगा। और ऐसे को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान चाहता है कि वहां पर हाइब्रिड वारफेयर करे, तो इसलिए उन्होंने वो स्लीपर सेल और OGW की सहायता से उन्होंने कश्मीरी पंडित और जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो निहत्थे आदमी हैं, उनके ऊपर वार करने की कोशिश की, मगर वो भी अभी जो एक प्रकार इनकी तरीका था वो फेल हो गया है। और सच्चाई यह है कि अब वहां पर अमन शांति है, और ये जो हाइब्रिड वारफेयर फैलाने की कोशिश की थी
ये वाली बात आपकी ठीक है कि वहां पे आप लोगों ने 35A या 370 हटा दिया, लेकिन उसके बाद सर अभी रिसेंटली जो एक हफ्ता पहले जिस वीडियो का जिक्र ब्रिगेडियर साहब ने भी किया कि एक छोटी 14-15 साल की बच्ची है और वो ये बयान के मतलब बोल रही है कि मेरे फादर जो है वो एक ट्रेडर थे, एक बिजनेसमैन थे और उसको गोली मारी गई हैदरपुरा के अंदर, एक डॉक्टर को गोली मारी गई और फिर उनकी लाशें नहीं दी जा रही थी। आखिर में फिर जब पुलिस को कंफर्मेशन हुई कि यार ये तो आम लोग मारे गए हैं, और सर इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। बहरहाल मैं ये नहीं कहता कि हम पाकिस्तानी हैं तो हम ये बात करेंगे, ये इस वजह से नहीं, लेकिन इस तरह के वाकयात हो रहे हैं कि जो मैं कहता हूं कि मावरा अदालत जिसको हम कहते हैं, जो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं उसको आप मारते हैं, वो आपको मारते हैं, वो तो ठीक है, मतलब आप उसको दहशतगर्द कहते हैं, हमारे यहाँ उनको फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है, वो एक अपना अपना वो है, हमारी अपनी एक आइडियोलॉजी, आपकी अपनी एक आइडियोलॉजी है सर। लेकिन ये वाले जो लोग हो रहे हैं, और उसके ऊपर महबूबा मुफ्ती को एक दफा फिर मतलब हाउस प्रेजेंट में डाला गया, उन्होंने बाकायदा मुजाहिरा भी किया, और उमर अब्दुल्ला और शेख जो फैमिली है उन्होंने भी उसके साथ यकजहती का इजहार किया। सर तो ये चीजें भी तो नजर आ रही है, छुपी हुई तो नहीं है। देखो इसमें फकर आप जो बात करने की कोशिश करें, एक तो ये जो वीडियो है, मैं ये नहीं कहता कि कोई बंदा जो बिजनेसमैन होगा या उसमें कहीं ना कहीं क्रॉस फायर में नहीं मरा, मगर ये भी आपको देखना पड़ेगा ये हाइब्रिड वारफेयर में वो OGW और वो स्लीपर सेल जो कि आतंकवादी नजर नहीं आते ऊपर से, और वो आतंकवादी घटनाओं में हिस्सा ले रहे हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कहता कि अगर कोई भी वायलेंस या कहीं गलती से किसी को मारा जाता है कि हमारे अंदर सिस्टम है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। बिनिस्बत आप देखो अब आज की तारीख में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान से इतने वीडियो घूम रहे हैं भारत के अंदर जहां दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से निहत्थे बच्चों को, बूढ़ों को मारा जाता है पाकिस्तान में। तो ये तो एलिगेशन है, काउंटर एलिगेशन। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। अगर किसी ने गलती से कोई लॉ को अपने हाथ में लिया है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है, और भारत के जो कोर्ट हैं वो बहुत पावरफुल है, पनिशमेंट मिलती है। तो ये नहीं है, मैं यही कहूंगा कि अभी भी भारत जो है जम्मू और कश्मीर के अंदर काफी स्थिति बहुत नॉर्मल है, और आने वाले समय में वहां पर इलेक्शन होंगे और उसके बाद वहां पर स्टेटहुड भी मिलेगा। और जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है आतंकवादी भेजने की, उसका ही तरफ इशारा था राजनाथ सिंह का। अगर वो नहीं मानते तो भारत वैसा कर सकता है जैसा पहले किया। सर चाइना का नाम क्यों नहीं लेते? हाँ मैं बताता हूँ, देखो इसमें कोई शक नहीं। हाँ ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि भारत जो है कि बार बार पाकिस्तान का नाम लेता है, चीन को खुल के नहीं लेता। पर मुझे लगता है अब वो समय चला गया है। अब भारत चीन के आंखों में आंखें देख के बात कर रहा है। वो कैसे कि जिस प्रकार से हमने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर ली है, और जहां पर उनके 50,000 सैनिक हैं, जिस प्रकार से ईस्टर्न लद्दाख में भारत ने 60,000 डाल दिए हैं। वहां पर हमने बरमोस को ले गए हैं, हम अब बॉफर्स गन ले गए हैं, हम वहां पर K9 वज्रा ले गए हैं, M777 अल्ट्रालाइट हाउजर गन ले गए हैं। और भारत की स्थिति बिनस्बत चीन के मुकाबले में काफी अच्छी है। उसकी वजह यह है कि जो चीन है वो एक बैटल हार्डन फौज नहीं है। 1979 में लड़ाई लड़े थे वो वियतनाम के साथ, एक छोटे देश के साथ उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि वो इतनी हाइट में और इतने रेयरफाइड एनवायरनमेंट में नहीं रहते, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हमारी। मैं यही कहूंगा यूसुफ कि जो भी आप लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, हमने देखा है कि चाइना एक एग्रेसिव होता जा रहा है। 500 से 600 उसने गांव बना लिए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। वो मतलब गांव नहीं है, वो लड़ाई के दौरान एक प्रकार से अपने एक एयरबेस को भी काफी एक्सपेंड किया उन लोगों ने, हाँ, उसकी भारत भी कर रहा है। भारत भी, मैं यही फकत, देखो आप ये समझो भारत 15-20 साल तक पीछे था, क्योंकि भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया था इन इलाकों में। और अब जब लास्ट 10 साल में भारत ने काफी डेवलप किया, सड़कें बनाई, रेलवे लाइन बनाई, अपने बहुत बड़े डंप बना दिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। और आज हम उस स्थिति में हैं कि कल को हमारी लड़ाई होती है तो हम उसका डट के मुकाबला होगा। और ये चीन को समझना चाहिए कि भारत की सबसे 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो भारत की वायु शक्ति जो है उसमें एज है। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ जहाज हैं वो बेटर हैं, हमारी एयरफील्ड जो है वो लोअर हाइट्स में है, हम ज्यादा पेलोड ले सकते हैं। और जो भारत की नेवी है वो एक गेम चेंजर है, क्योंकि
जो इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन में हम मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकते हैं, ये चीन को भी मालूम है कि उसका 60 से 70 दिन से ज्यादा ऑयल नहीं है। अगर लड़ाई होती है तो हम उसको, जो ट्रेड उसका जाता पूरा ठप हो जाएगा। तो ऐसे में अगर भारत और चीन के बीच में लड़ाई होगी तो ये नहीं है कि नुकसान एक को होगा, नुकसान दोनों को होगा। और ये बराबर की टक्कर है और भारत अब खुल के आ गया चीन के अगेंस्ट। देखो, बोलने से कोई फायदा नहीं। क्या आप इक्वली तैयार हैं? मुझे लगता है हम उस स्थिति में हैं आज कि हम लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन को मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे पास वायु शक्ति, नेवल पावर और जो हमारी ग्राउंड फोर्सेज हैं वो बिल्कुल डिप्लॉय हैं। और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा फकर, एक टाइम कम है हमारे पास सर, शॉर्ट एक ही चीज बताऊंगा क्योंकि चीन के बारे में बोला आपने जी। हमारा फोकस पहले पाकिस्तान की तरफ ज्यादा था, तो हमारे पास इतनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं थी चीन के ऊपर। अब हमने एक तो नई कोर रेंज की है जो कि ऑफेंसिव कोर है माउंटेन की, और कुछ एक हमने दस्ते वेस्टर्न बॉर्डर से नदर्न बॉर्डर में लगाए। कहने का मतलब चीन को भी ये मालूम है कि अगर कल को लड़ाई होती है तो ये नहीं है पहले की तरह कि चीन ही आ सकता, भारत नहीं जाएगा। भारत के अंदर काबिलियत और क्षमता है, हम उनके अंदर भी जा सकते हैं। तो ये भी उसको मालूम है। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि हम बोलते नहीं हैं मगर चीन के साथ हम बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड है। फकर ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल सही है। और आपने जिस तरीके से कहा कि जंग का नुकसान दोनों साइड से होता है, क्योंकि जब गोलियां चलती है तो किसी का लिहाज नहीं करती कि दूसरी तरफ हिंदुस्तान का रिहायशी कड़ा है कि चाइना का रिहायशी कड़ा है या पाकिस्तान का कड़ा है, गोली आर पार चलती है। ब्रिगेडियर साहब और जनरल साहब, आखिरी सवाल है और दोनों से आपसे टेक चाहूंगा। आज या कल में एक जो सबसे बड़ा अवार्ड है इंडिया का, मतलब फौजी अवार्ड वीर चक्कर, वो अभिनंदन को दिया गया। और गालिबन जो मुझे पता चला है कि वो इसलिए दिया गया कि उन्होंने पाकिस्तानी F-16 गिराया था। तो ब्रिगेडियर साहब आपका टेक, और उसके बाद जनरल साहब से बात करेंगे कि क्या है। लेकिन अगर आप अपनी बात कर ले तो उसके बाद फिर आगे बात बढ़ेगी और वाइंड अप करेंगे। ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जाहिर है कि फौज में जब हम देखते हैं तो अगर बहादुरी होती है तो दूसरी तरफ वो भी साइटेशन भेज देता है, जिस तरीके से हमारे कई फौजियों के इंडिया ने भेजा है। और उसमें कैप्टन कर्नल शेर खान भी शामिल है जो रिसेंट एग्जाम्पल है। लेकिन हम जब देखते हैं अभी ये नंदन वाला, तो जिस तरीके से जनरल साहब हाइब्रिड वार की बात कर रहे हैं, तो शायद ये हाइब्रिड वार की काउंटर की एक ऐसी कोशिश थी कि जिसका ग्राउंड रियलिटी के साथ ताल्लुक नहीं है। क्योंकि अभी नंदन का जहाज पाकिस्तान में गिरा और उसके जहाज पर 4 मिसाइल जो मिसाइल थे वो बिल्कुल इंटेक्ट थे, एक भी फायर नहीं हुआ था। तीसरी बात यह कि पाकिस्तान के पास जितने F-16 है वो F-16 अमेरिका ने, उनके मैन्युफैक्चरर ने, जो उनकी इन्वेंट्री रखते हैं और उन पर नजर रखते हैं कि कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो बाकायदा उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्योंकि ये रिपुटेशन का मामला होता है और अपना उनका एक स्ट्रेचर होता है। तो उन्होंने भी कंफर्म किया कि पाकिस्तान के साथ जितने F-16 होने चाहिए थे वो मौजूद है। तीसरी बात यह है कि न उसका मलबा मिला है, न उनका कोई पर मिला है, न उनका रडर मिला है, न कोई फ्यूजलेज मिला है, एक टुकड़ा भी इंडिया के पास नहीं है। तीसरा, अगर रेडार पर कोई इमेज है वो भी मौजूद नहीं है। तीसरी बात कि हमारे पास अभिनंदन था, हमारे पास उनका जो MiG-21 था वो पड़ा हुआ था रेकेज में। हमने जो उनको गिराया उसने खुद को बिल्कुल कन्फेस किया कि मुझे गिराया गया और मैं उनका कैदी बना, और उसको बाकायदा इंटरनेशनल बॉर्डर पर वापस किया गया। और चौथी बात यह कि उसकी चाय अभी तक हमारे यहाँ बहुत मशहूर है, उसके ब्रांड भी निकल आए हैं। तो ये चीजें जब हम सामने देखते हैं और दूसरी तरफ उसको सबसे बड़ा अवार्ड देते हैं, तो मेरे ख्याल में एक जो खुद को बहुत बड़ा डेमोक्रेसी भी साथ समझते हैं, लिबरल और सेकुलर भी समझते हैं, और फिर कहते हैं कि बहुत बड़ी सेना है जो कि हम अपनाए मलाका को ब्लॉक कर सकते हैं और हमारे जो स्ट्रेटेजी है चाइना के खिलाफ उसके खिलाफ। लेकिन फिर उनसे एक पायलट उससे बूस्ट करने के लिए, मोरल बूस्ट करने के लिए उसको सबसे बड़ा अवार्ड बताए, उसको एडमॉनिश करने के कि भाई तुम्हारा जहाज गिराया गया और तुम क्या कर रहे थे और फिर अपने फॉर्मेशन से क्यों बाहर निकल गए थे। ये बहुत सारी चीजें, और इनका एक Su-30
और इसके अलावा इन्होंने अपना एक हेलीकॉप्टर भी गिराया था, जो इन्होंने खुद कन्फेस किया। तो ये सारी चीजें तो हमारे यहाँ ब्रीफिंग में, ISPR में, दुनिया के सामने, और फिर वो जगह भी बताए गए, और वहां पर हम इंटरनेशनल मीडिया को और इसके अलावा मिलिट्री अथॉरिटीज को भी लेकर गए थे। ये इन्होंने कौन सा F-16 का अभी तक दिखाए? तो मेरे ख्याल में इस किस्म के अवार्ड देकर ये एक फौजी के शान के, या एक इतने बड़े आर्मी की जो उसको प्रोफेशनल कहते हैं, और जनरल साहब से माजरत के साथ कि अगर इस पर भी आप लोग स्टैंड लेते हैं तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी कमजोरी होती है, नहीं करनी चाहिए। ठीक है जनरल साहब, मतलब जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब ने बात कर ली, अब कोई सवाल उसमें नहीं, बस आप उसका मतलब काउंटर करो, आप उसका जवाब प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फकत देखो मैं ये बताने की कोशिश करूंगा। अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया, मैं काउंटर क्वेश्चन बताता हूं कि किस प्रकार से हम। पहली बात तो वीर चक्र हमारा सबसे बड़ा नहीं है, परमवीर चक्र है, महावीर चक्र, और ये तीसरा गैलेंट्री अवार्ड है, मगर इसमें कोई डाउट नहीं। मगर देखो इसमें कोई शक नहीं कि जब ये हादसा हुआ था 26 फरवरी और 27 फरवरी को, उसके बाद पाकिस्तान में भी एकदम इनपुट आए थे कि हमने भारत के 2 एयरक्राफ्ट को गिराए हैं। तो इसका मतलब बात यह है कि 2 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गिरे थे। उसमें से एक एयरक्राफ्ट जो था अभिनंदन का MiG-21 था, और दूसरा जो एयरक्राफ्ट था वो F-16 था, क्योंकि उस समय लड़ाई के दौरान किसी को नहीं पता लगता किसका एयरक्राफ्ट है। और ये वीडियो भी हमारे पास आया था, और ये इसको वीडियो को एक प्रकार से वायरल भी हुआ था। इसके साथ साथ हमने अपने मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया को भी ये बताया कि जिस प्रकार से वहां पर रडार पे स्पॉट आ रहे थे कि ये पाकिस्तान का F-16 है, और MiG-21 जो अभिनंदन साहब उड़ा रहे थे, इसमें कोई शक नहीं। कैप्टन जो विंग कमांडर, उस टाइम विंग कमांडर अभिनंदन, अभी ग्रुप कैप्टन विंग अभिनंदन का जो मिराज MiG-21 था उसको हिट किया गया। हिट करने से पहले उन्होंने अपने मिसाइल दाग दी थी F-16 की, और F-16 को उन्होंने गिरा दिया था। दोनों एयरक्राफ्ट के मलबे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गए। अगर आप अपना ध्यान फकर ले जाएं वापस उस समय, तो यह अनाउंस कर दिया था कि 2 मलबे मिले हैं, मलबे भी दिखाए थे कि एक MiG-21 का और एक F-16 का। ऐसे मेरे को कंप्लीट करने दो। एक छोटा सा आपसे इसी में सवाल सर कि पाकिस्तान के पास जो F-16 है, एक तो ये कहा जाता है बाकायदा अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा हुआ है कि आप इसको हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, वॉर ऑन टेरर के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते। पहली बात, जिस एयरबेस से ये उड़ते हैं, मैं तो खुद एक सिविलियन हूं, जर्नलिस्ट हूं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, शायद अगर मैं गलत कहूं तो वो करेक्ट कर लें। बाकायदा जो हमारे कुछ बेसिस ऐसे जहां पे बाकायदा इस वक्त भी अमेरिकन जो F-16 कंपनी की तरफ से लोग होते हैं वो बैठे होते हैं, और वो लाजमी सी बात है, कोई छोटी चीज तो नहीं है। अगर मशाक भी गिर जाता है सर तो आप उसको छुपा नहीं सकते। मतलब मैं हैरान इस पे हूं कि पाकिस्तान कैसे इतनी बड़ी चीज हड़प कर गया, मुझे नहीं लगता, लेकिन आप अपनी बात सर जारी रखें। हाँ बिल्कुल, देखो फकर आपको ये समझना पड़ेगा कि पहली बात, पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल किया क्योंकि उनको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है अमेरिका से, क्योंकि अब अमेरिका से उनकी कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है नहीं। उनको अपना, उनकी आर पार की लड़ाई थी, तो उनके पास सबसे अच्छे जहाज F-16 है, उनका इस्तेमाल किया उसने। और दूसरी बात यह है कि जो बोल रहे हैं कि पूरे एयरक्राफ्ट सारे बराबर हैं, कोई भी एयरक्राफ्ट मिसिंग नहीं है, ये बात सच नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता इस कंट्रोवर्सी में बढ़ना। वो भी नहीं दिखाना चाहेगा कि एक MiG-21 F-16 को गिरा सकता है, तो इस बात में वो भी चुप्पी साध गया है। मगर ये भी हो सकता है कि ये एयरक्राफ्ट कुछ इन्होंने जो मिडिल ईस्ट से भी लिए हैं, पर इसमें कोई शक नहीं है कि जो अभिनंदन के जहाज में MiG-21 ने एक F-16 को गिराया, और वो F-16 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गिरा, और उसका मलबा भी वहां था। और वो इनपुट आप अगर अपना ध्यान ले जाएं तो उसमें अनाउंस भी कर दिया था कि 2 मलबे मिले हैं, और 2 एयरक्राफ्ट हैं, और 2 पायलट भी मिलने, और वो पायलट फिर मर गया था। तो ऐसे में सच्चाई यह है कि हाँ, क्योंकि अभिनंदन का जो MiG-21 को शॉट किया गया पाकिस्तान में गिरा, मगर उससे पहले उन्होंने अपनी मिसाइल दाग दी थी और F-16 को गिरा दिया था, और वो F-16 के पीछे ही वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गए थे। तो इसमें भी कोई शक और सवाल नहीं। ये अलग बात है आज की तारीख में
कि इसके ऊपर ज्यादा फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, मगर हमें पूरा विश्वास है और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर F-16 को गिराया गया। और इसका जो है काफी एविडेंस भारत ने प्रस्तुत किया, भारत के चैनलों में वो रडार के ऊपर जो डॉट आते हैं वो दिखाए थे कि किस प्रकार से F-16 को गिराया गया। फकर थैंक यू वेरी मच सर। मैं एक वीडियो, मेरे पास शायद एक वीडियो पड़ी हुई थी उस दिन की, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो मेरे पास निकल आती है तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ उस वीडियो को। लेकिन इसके अलावा जो आपने बात की वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि आप दोनों एक्सपर्ट हैं, दोनों का ताल्लुक जो है वो फोर्सेस से रहा है, तो आप बेहतर इस चीजों को बेहतर समझते हैं यकीनन मुझसे एज ए जर्नलिस्ट। मैं तो एक चीज को इन्वेस्टिगेट, जी जी सर इन शॉर्ट अगर करेंगे क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म है सर। जी शॉर्ट में एक हम जो फॉर्मेशन होती है वो हमेशा मल्टीपल टाइप होते हैं। हमने जिस तरीके से JF-17 को भेजा था, उन्होंने उनके जो टारगेट लॉक किए थे, लॉक का मतलब है कि उसको एंगेज कर दिया, लेकिन हमने एक्चुअल बम नहीं गिराए, उनको सिर्फ दिखाया गया कि हम आ गए हैं और हमने यहाँ पर हमला कर दिया है, लेकिन एक्चुअल बम नहीं गिराया। दूसरी बात ये थी कि हमारे F-16 जो थे वो डिफेंसिव में थे और हमारे जो पार कर गए थे वो हमारे JF-17 थे। तो हमारे F-16 जो थे वो डेप्थ में थे, वो सिर्फ अगर इनके एयरक्राफ्ट इधर आ जाते और वो एंगेज कर लेते उनको, तो ये उनको प्रोटेक्शन के लिए थे JF-17 को। तो अगर F-16 को गिराते तो इतने डेप्थ में उसको गिरना चाहिए था कि वो पाकिस्तान के तकरीबन 20-25 किलोमीटर अंदर आता, जबकि वो सिर्फ 3-4 किलोमीटर अंदर आ चुका था। तो ये बात मेरे ख्याल में कि हमें टेक्निकल तरीके से देखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि न हमारा कोई पायलट, न का कोई फ्यूनरल हुआ है, न कोई पायलट, न उनके कोई बाल बच्चे या कोई बीवी या कोई और कोई है। तो इस किस्म की मेरे ख्याल में कि इस नैरेटिव को आगे बढ़ाना ये हाइब्रिड उसमें आ जाता है कि भाई अपना मोरल बूस्ट करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ब्रिगेडियर साहब। जी जी जन साहब टाइम बिल्कुल खत्म है, 30 सेकंड है तो प्लीज आप अपनी बात, क्योंकि मैच खत्म हो नहीं सकती। नहीं देखो, जैसे ब्रिगेडियर साहब बोले मैं उसको काउंटर करता हूं। जिस प्रकार से पाकिस्तान के जहाज अंदर आए थे भारत के अंदर, वो हमारे कॉम्बैट एयर पेट्रोल बिल्कुल चौकन्ने थे, उनको घबराहट लगी कि अंदर आएंगे उनको शॉट डेड किया जा सकता है। तो वो जो बता रहे हैं हथियार उन्होंने अम्यूनिशन और वो जो दागे थे वो लॉक किए मगर फायर नहीं किया, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि उनको डर था कि अंदर आएंगे तो भारत के जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल है उनको गिरा देगी, तो वो अंदर बढ़ के एकदम बाहर निकल गए। और ऐसे में इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल किया था और अभिनंदन के जहाज ने MiG-21 ने एक F-16 को गिराया था और वो गिरा के उसका मलबा जो था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गिरा था, उसका पुख्ता जो हमने एविडेंस पूरा दिया है भारत के अंदर। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है, रडार के स्पॉट भी हैं जहां दिखाया जाता है कि पहले स्पॉट दिख रहा है F-16 का, उसके बाद वो गायब हो जाता है। ये साफ जाहिर होता है कि अभिनंदन के जो एयरक्राफ्ट ने अपनी मिसाइल एक मिनट, ये जनरल साहब आपका जो एक एयर कंट्रोलर थी लेडी स्क्वाड्रन लीडर, शी डिड अ वंडरफुल जॉब, वी वर मॉनिटरिंग दैट। और दूसरी बात ये कि आपके हमने 8 एयरक्राफ्ट लॉक किए थे, लेकिन हमने रिस्ट्रेंट दिखाया और एक को गिरा दिया। तो मेरे ख्याल में कि आप हमारे इलाके में जो अभिनंदन गिरा, आपके इलाके में Su-30 गिरा और बाकी 8 हमने स्पेयर कर लिए। और मेरे ख्याल में क्या राफेल आ चुका है, तो ये गलती नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है। पहले भी की थी, फिर करेंगे। अगर पाकिस्तान कोशिश करेगा अंदर आने की तो उसका ईंट का जवाब पत्थर दिया जाएगा। बालाकोट क्या था, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। को गिराया गया था और अब आगे मारेंगे। कि आपके घर में घुस के मारेंगे आप। लेट्स सी सर, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब एंड थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब। बहुत अच्छी डिस्कशन हुई क्योंकि दोनों एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड में। हिंदुस्तान की आर्मी को जनरल साहब रिप्रेजेंट करते हैं और करते रहे हैं, और पाकिस्तान से ब्रिगेडियर से नजीर साहब करते रहे।
यकीनन अपने अपने मुल्क की बात होती है तो उस हिसाब से बात की जाती है। दोनों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा। जो चीज़ें मुझे पता थी वो मैंने अपनी तरफ से शेयर कर ली। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।